हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर थर्ड। लेक्चर सेकंड में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट्स नहीं पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, तो आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट ठीक है, यहाँ इधर लिखेंगे हम। हर ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट अलग होगी। ठीक है, यहाँ ऑर्डर, यहाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट। ठीक है, जो रेट होता है वो किसके इक्वल होता है? कंसंट्रेशन अपॉन सेकेंड, 1 माइनस एन। ठीक है, यहाँ एन होगा जितने नंबर ऑफ ऑर्डर होगा। जैसे 0 ऑर्डर होगा तो एन की जगह 0 पुट करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर होगा 1, ऐसे ही। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है? मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड, 1 माइनस एन। ठीक है, जिसको ये याद होगा वो सारी यूनिट्स, हर ऑर्डर की यूनिट्स निकाल सकता है। अब हम स्टार्ट करते हैं 0 ऑर्डर से। तो n की जगह क्या पुट करेंगे हम? 0। n 0 पुट करेंगे, 1 माइनस 0 1, किसी की भी पावर 1 सेम आएगा। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n पुट करेंगे 1, n की जगह 1 पुट कर दिया, 1 माइनस 1 0, किसी की भी पावर 0 क्या होता है? 1। तो 1 अपॉन सेकेंड क्या होगा? पर सेकेंड। अब सेकेंड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 2, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोल -1 हो गया। l यहाँ -1 पहले ही है और यहाँ -1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, तो क्या हो गया? लीटर और पर सेकेंड। अब थर्ड ऑर्डर के लिए n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे, 1 माइनस 3 माइनस 2, तो मोल -2, यहाँ -1 है, -1 मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 और पर सेकेंड। ये यूनिट्स है रेट कांस्टेंट की ऑर्डर वाइज। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक रिएक्शन में होते हैं जो कि प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में एग्जांपल देखो, H2 प्लस Br2 है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है 2HBr। ठीक है, तो कितने रिएक्टेंट है इसमें? 2, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी? 2। मोलिकुलरिटी इज इक्वल टू 2। सो व्हाट इज मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन? द टोटल नंबर ऑफ reactant molecules change into product is called molecularity of reaction। ठीक है, ये था आपका मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या पढ़ा था हमने? सम होता है, जो कंसंट्रेशन की रेज पावर होती है अल्फा बीटा, जैसे हमने उसमें मानी थी। ठीक है, तो उनका सम को क्या बोलते हैं हम? अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, उनको हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी।
तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड, क्या हम मोलिकुलरिटी को तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, ठीक है। और जो मोलिकुलरिटी होती है वो एक हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, ठीक है। एक तो ये डिफरेंस था कि जो मोलिकुलरिटी होती है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। वो उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की हुई वैल्यू हुई होती है वो, ठीक है। और क्या डिफरेंस है? जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन है, क्या वो जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जीरो हो गए तो वो प्रोडक्ट में कैसे चेंज होंगे? तो जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो जीरो नहीं हो सकते। अगर वो जीरो नहीं हो सकते तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन भी क्या नहीं हो सकती? जीरो नहीं हो सकती। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या जीरो हो सकती है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी। और वो फ्रैक्शनल भी हो सकती है। और जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है वो ना फ्रैक्शनल हो सकती है ना जीरो हो सकती है। एक डिफरेंस ये हो गया। और नेक्स्ट डिफरेंस, जो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन होती है उसका टेम्परेचर प्रेशर की वजह से कोई चेंज नहीं आता। अगर टेम्परेचर प्रेशर यहाँ कम ज्यादा हो तो क्या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की नंबरिंग चेंज हो जाती है? नहीं होती, ठीक है। वो उतनी ही रहेगी। तो इस टेम्परेचर प्रेशर की वजह से मोलिकुलरिटी में कोई चेंज नहीं आता। बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में टेम्परेचर प्रेशर का बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंटल होती है। उसमें कोई टेम्परेचर फिक्स किया जाता है या फिर प्रेशर लिया जाता है, उस हिसाब से हम उसकी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुआ वो क्या हुआ? टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड हुआ। तो ये थे हमारे 4 डिफरेंस मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बीच में, ठीक है। ये मैं लिखवा देती हूँ क्योंकि ये पेपर में 2 नंबर में क्वेश्चन पुट आउट कर लिया जाता है, मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर, इसका फर्स्ट पॉइंट होगा द टोटल नंबर ऑफ reactant molecules change into product ठीक है। और ऑर्डर में क्या होता है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स to which concentration term are raised in a rate law, ठीक है। सेकेंड, molecularity can be calculated but जो order of reaction होता है, order cannot be calculated. It only be determined ये 4 डिफरेंसेस हैं आपके मोलिकुलरिटी और ऑर्डर के बीच में। इनकी स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 छोटी छोटी यूनिट्स हैं, एक एलिमेंट्री रिएक्शंस और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। जो एलिमेंट्री रिएक्शंस होती हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रिएक्शंस एक स्टेप में हो जाएं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। एक होती
होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती हैं, जो रिएक्शंस एक से ज्यादा स्टेप में हो, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। सो व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शंस? These are the reactions which takes place in one step. और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती हैं, these are the reactions which takes place more than one step, उनको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ये दो आपकी छोटी छोटी यूनिट्स हैं, एक नंबर में कई बार पेपर में आ जाती है। टॉपिक है वो है हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसको हम एक एक सेकंड के गैप पे बार बार उसकी रेट नोट आउट नहीं कर सकते हैं, पर बहुत ही डिफिकल्ट काम होगा वो। तो उसके लिए इजी ये किया गया है कि उस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दिया जाए। जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो समझ रहे होंगे ज्यादा इजीली कि इंटीग्रेशन मैथमेटिकली है ये, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं एक केमिकल रिएक्शन, सपोज केमिकल रिएक्शन मान लिया रिएक्टेंट, इसमें चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में, या रिएक्टेंट हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो टाइम अगर जीरो होगा, ठीक है, रिएक्टेंट ए हो जाएगा और प्रोडक्ट जीरो बनेगा, ठीक है। और टाइम टी लेंगे तो रिएक्टेंट ए हो जाएगा, प्रोडक्ट मैटर नहीं करता, ठीक है। तो इसके लिए रेट क्या लिखेंगे हम? रेट इक्वल्स टू माइनस डीए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। इसका ऑर्डर जीरो है तो जीरो। जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, क्या जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती थी? उसमें नहीं करती, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, dt को इधर लेके जाएंगे, माइनस डी ए इज इक्वल टू के ए की पावर जीरो क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है, इनटू में dt। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल आउट हो जाता है, जैसे मैं करके दिखा देती हूँ। इंटीग्रेट इज इक्वल टू के इंटू dt, ठीक है। एक बार यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लूं, उसके बाद फिर मैं ऊपर वाला इरेज करती हूँ। यहाँ इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसल आउट हो जाता है। तो यहाँ बच गया a इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, dt से का होएगा तो डिफरेंशिएशन से d कट जाएगा, तो
ओनली टी बच जाएगा, प्लस में आता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। एट, अब हमें निकालनी है आई क्या होगा, वो कांस्टेंट भी क्या होगा, तो एट ए टाइम टी इज इक्वल टू 0, टी 0 पे देखेंगे क्या होएगा, तो इधर माइनस का ए, अगर टी 0 होगा तो ये 0 हो गया, क्या बच गया आई, ठीक है। इसको हम टी 0 पे, ठीक है, तो आई क्या आ गया माइनस ए नो, आई की वैल्यू, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकंड मान ली, पुट इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट करेंगे ये, तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस ए इज इक्वल टू के टी माइनस ऑफ ए नॉट, ठीक है। अब इसको इधर ले आएंगे, माइनस ए, इसको इधर लेके आएंगे, प्लस ए नॉट इज इक्वल टू के टी, तो इसको हम लिख लेंगे ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। अब हमें निकालना है के, टी को इधर डिवाइड में ले आएंगे, ए नॉट माइनस ए, अब हम टी को इधर ले आएंगे, ए नॉट माइनस ए अपॉन टी इज इक्वल टू के, ये आ गई हमारी इक्वेशन, इंटीग्रेटेड इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड में क्या करते हैं, टी को लिखते हैं टी हाफ और ए हो जाएगा ए नॉट बाय 2, ठीक है। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 अपॉन टी हाफ, ठीक है। इसके बाद ए नॉट में से ए नॉट बाय 2 गया, ए नॉट बाय 2 बच गया और नीचे आ गया टी हाफ, ठीक है। अब यहां से टी हाफ की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, ए नॉट डिवाइड में 2k, ये आ गया आपका हाफ लाइफ पीरियड। अब हम इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ क्या बनेगा इसका, टी हाफ और कंसंट्रेशन ए नोट के बीच में, टी हाफ और ए नोट क्या है आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई तो इसका ग्राफ क्या जाएगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये था आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन ले ली हमने, रिएक्टेंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब इनिशियली टाइम जब 0 होगा तो रिएक्टेंट ए लेट कर लिया ये 0, फाइनली T इज इक्वल टू टी पे रिएक्टेंट हो गया A माइनस एक्स और प्रोडक्ट हो गया X। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि मेरे पास 10 रुपए थे, वो मैंने प्रोडक्ट को 0 रुपए दिए उसमें से, ठीक है। नेक्स्ट जब टाइम T होता है तो मैंने प्रोडक्ट को 10 में से 2 दे दिए,
तो मेरे पास कितने बचे 10 माइनस 2, और प्रोडक्ट के पास कितने हो गए 2। तो ऐसे ही a थे, a माइनस उसने x प्रोडक्ट को दे दिए, तो उसके पास कितने बच गए a माइनस एक्स। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसका रेट क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू dx बाई डी टी इज इक्वल टू k इंटू a माइनस एक्स की पावर 1। ठीक है, अब रीअरेंज कर लेंगे हम dx। अब ये x है तो इसके डिवाइड में x वाली ही क्वांटिटीज होंगी। ठीक है, ये k इंटू डी टी होगा। ठीक है, और इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड dx अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू k इंटू डी टी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ऊपर वाला इरेज करती हूँ। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, ln 1 अपॉन a माइनस एक्स, इसका k इंटू टी प्लस आई। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं लॉग प्रॉपर्टी से, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी प्लस आई। जैसे जीरो ऑर्डर में किया था ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर में हमें निकालनी है आई की वैल्यू। तो एट t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी कैसे, माइनस ln a माइनस 0 a इज इक्वल टू t 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो गया इज इक्वल टू i। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान ली, ये इक्वेशन सेकंड। ऐसे ही i की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट आउट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ln a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी माइनस ln a। अब इस ln नेचुरल ln मीन्स होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग को माइनस में है इधर आके प्लस में हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ a इज इक्वल टू के टी। ठीक है, अब एक ये लॉग की प्रॉपर्टी है, जैसे इसको ऐसे लिख लो फिर सही समझ आ जाएगा, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। अगर बीच में प्लस साइन होता है तो जो ये होते हैं a और a माइनस एक्स मल्टीप्लाई में आ जाते हैं, यहाँ माइनस में साइन है तो ये डिवाइड में हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, नेचुरल लॉग a अपॉन a माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक है, देन यहां से हम निकालेंगे k, तो क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स। अगर हम नेचुरल लॉग को लॉग बेस का 10 में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.303 से। तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड में t लॉग बेस द 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, अब a तो क्या था इनिशियल, a माइनस एक्स क्या था फाइनल, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 2.303 अपॉन टी लॉग a क्या था इनिशियल और ये क्या था फाइनल। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। फिर वही जैसे इसके उसके बाद क्या निकाला था हमने, ये तो आ गया आपकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अब निकालेंगे हम हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड, उसमें क्या पुट किया था, t को t हाफ और a को a नॉट बाई 2। ठीक है, अब क्या हो जाएगा k इक्वल्स टू 2.303 बाई टी हाफ लॉग
ए नॉट डिवाइड में ए नॉट बाय 2 है, वो ऊपर चला गया, ये कैंसिल आउट हो गई। तो टी हाफ को इधर ले आते हैं, के को इधर log 2, ठीक है। तो टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के मल्टीप्लाई में log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, ठीक है। तो टी हाफ क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693 अपॉन के। जो इंटीग्रेटेड इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की वो अनडिपेंडेंट होती है किसके, कंसंट्रेशन के। जो फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन थी उसके हाफ लाइफ पीरियड में इधर कंसंट्रेशन भी आया था, तो वो मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, ठीक है। अब ये इसके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता, तो इसके लिए हम ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ होगा कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ पीरियड के बीच में, तो जिसमें टी है वो जो कंसंट्रेशन है वो तो कांस्टेंट ही रहती है, तो इसका ग्राफ ये जाएगा, ये अनडिपेंडेंट है आपस में, ठीक है। ये था आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।